I myself Ganesh Thakur. In this video today, I am going to discuss about emphatic sentence. We know that the sun loves moon, moon loves star. The sun loves moon, moon loves star. Stars loved you, but heartily I welcome to all of you in my YouTube channel Ganesh English Classes. So without loss the time, super fast हम सफ़र going on the topic emphatic sentence. We know that what is emphatic sentence. What is the definition of emphatic sentence? Actually, we can define it in many ways, but it is a simple definition of emphatic sentence. Emphatic sentence means to aid, do, does, and did before the main verb for make the strong sentence. What is emphatic sentence? Emphatic sentence means to add, do, does and did before the main verb for make the strong sentence. यानी जब वाक्य में डू, डज और डीड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है तो उसे हम लोग एम्फेटिक सेंटेंस के रूप में जानते हैं। अब हम लोग बारीकी से ये अध्ययन करेंगे कि डू का प्रयोग, डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग किस प्रकार सेंटेंस में किया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में ये बताने जा रहा हूँ कि डू, डज और डिड के सहारे हम एम्फेटिक सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप 5 मिनट अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच करेंगे तो लाइव भर आपको फिर एम्फेटिक सेंटेंस देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा अपना प्रॉमिस है और आप इसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। बारीकी से मैं इसका अलग अलग रूप में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, यदि सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको V1 के नाम से जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो इसे एम्फेटिक सेंटेंस में इस प्रकार से बनाया जाता है। देखेंगे कि यदि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले इसको लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे डू, इसके बाद लिखेंगे V1, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप। यानी ये छोटा सा सूत्र के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं लिखता हूँ कि आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ये ईट जो है वो V1 फॉर्म में है। जब ईट V1 फॉर्म में है तो इसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट में आई लिखा, और फिर इसके बाद डू लिखना है तो मैं भी डू लिखा, फिर ईट है तो ईट ही लिखेंगे, और ए मैंगो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पूरा का पूरा उतार देंगे। यानी इस तरह से इस एग्जाम्पल के सहारे से आप 1000 एग्जाम्पल भी बिना हिचकिचाहट का, नो एनी हेजिटेशन,
आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, जहां पर सिर्फ V1 को देखना है यानी फर्स्ट फॉर्म को देखना है वाक्य में, सेंटेंस में, तो इससे पता चल जाएगा कि इसको हम इस फॉर्म से बनाएंगे और इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, सब्जेक्ट यू, डू लिखना है, पुनः राइट लिखना है, यू डू राइट ए लेटर। तो ये जो डू है ये इम्फेटिक के रूप में इस सेंटेंस में प्रयोग हो जाता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, हर सेंटेंस को बना सकते हैं। और ये डू ही मेन है, यदि डू का प्रयोग हटा देंगे तो ये इम्फेटिक सेंटेंस नहीं, नॉन इम्फेटिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग इम्फेटिक का पहला रूल को देखें और आपको ये समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आती है तो आप क्या करना, V1 को अच्छी तरह से देखना, इसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद डू का प्रयोग कर देना है, इसके बाद जो भी सेंटेंस में है उसको पूरा का पूरा उतार देंगे। ये 1 नंबर का रूल आपका बनके तैयार है। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा है, यदि सेंटेंस में V5 जो एस या ईएस फॉर्म में हो सकता है, यदि वाक्य सेंटेंस में V5 यानी एस या ईएस फॉर्म में हो तो इसे इस प्रकार इम्फेटिक बनाते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे क्या करना है, इसके सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद पुनः डज का प्रयोग करना है, पुनः V1 का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद पुनः डज का प्रयोग करना है, फिर V1 का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो ये इम्फेटिक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट से मैंगो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ईट से वो V5 फॉर्म में है, क्योंकि एस लगा हुआ है। यदि समझ में नहीं आती हो कि V1 V2 V3 V4 V5 क्या है, तो याद रखना है कि जहाँ पर एस या ईएस इसके अंत में लगा रहेगा तो V5 फॉर्म में ही होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, राम लिखना है, फिर यहाँ पर डज का प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने बताया कि डज का प्रयोग यहाँ पर ऑलरेडी है। तो राम डज है, फिर इसको V1 फॉर्म में लाना है, यानी ये जो ईट से है इसको V1 फॉर्म में लिखेंगे तो ये ईट हो जाएगा। तो राम डज ईट ए मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान ले जाए सी हेल्प्स मी। सी हेल्प्स मी, ये जो हेल्प्स है ये V5 फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या करना है, सी लिखना है और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डज का प्रयोग करना है, पुनः यहाँ पर हेल्प लिखना है। हेल्प लिखना है, हेल्प्स नहीं लिखना है। यदि हेल्प्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये सी डज हेल्प मी लिखेंगे और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में V1 को देखना है, जिसमें V1 का प्रयोग हो गया हो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट डू प्लस V1 ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ये सिंपल सूत्र के माध्यम से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है कि यदि वाक्य में V5 का प्रयोग हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद डज लिखेंगे, डज लिखने के बाद पुनः V1 में लिखेंगे, क्योंकि ये डज जो है यहाँ पर प्रयोग हो गया है इसलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेंटेंस पुनः गलत हो जाएगा। इसलिए डज के बाद पुनः V1 में लिखेंगे और ये सेंटेंस आपका बनके तैयार है। अब हम लोग नेक्स्ट है डिड के बारे में देखेंगे कि डिड का प्रयोग किस प्रकार से। अब देखते हैं हम लोग आगे डिड का प्रयोग। डिड का प्रयोग पास्ट फॉर्म में किया जाता है। तो पास्ट फॉर्म में डिड का प्रयोग इम्फेटिक में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग। मान लिया जाए यदि
सेंटेंस में V2 का प्रयोग हुआ हो तो उसे इस प्रकार इम्फेटिक बनाते हैं। अब क्या करना है, यदि सेंटेंस में V2 का प्रयोग हुआ हो तो इसे इस प्रकार इम्फेटिक बनाते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ, यदि वाक्य में कोई भी वाक्य हो जिसमें V2 का प्रयोग हो गया हो, यानी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो वर्ब का, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद जो है डीड को लिखेंगे, इसके बाद पुनः V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लिखेंगे। तो इस छोटा सा सूत्र के माध्यम से पास्ट फॉर्म का कोई भी एग्जाम्पल सो सारा का सारा A to Z सारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल से, ही एट ए मैंगो, ही एट ए मैंगो, ये जो एट है वो V2 फॉर्म में है, V2 फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐसे वाले सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिखेंगे, एट के बदले इसके पहले हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे, फिर एट के बदले में V1 का प्रयोग करेंगे, यानी इट लिखेंगे। तो ही डिड ईट ए मैंगो, मैंने क्या किया, ये जो एट V2 फॉर्म में था, V2 फॉर्म होने के नाते इसको सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद डीड लिखना है। उसी तरह मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, फिर डीड लिखा, फिर यहाँ पर लिखे हैं कि V1 फॉर्म में लिखना है, तो पुनः इसको मैंने V2 को V1 फॉर्म में लाया और जो ऑब्जेक्ट था फिर उसको मैंने पूरा का पूरा उतार दिया। आप इस नियम के सहारे कोई भी एग्जाम्पल्स हो जिसमें V2 का प्रयोग हो, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हाँ, तो यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ हो, प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो इसे इस प्रकार इम्फेटिक बनाते हैं, इम्फेटिक बनाते हैं। तो क्या करना है, इम्फेटिक बनाने के लिए सबसे पहले प्लीज और काइंडली को देखना है। यदि सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का प्रयोग हो गया हो तो उसे क्या करेंगे, किस प्रकार से उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्लीज या काइंडली को लिखना है, प्लस में डू लिखना है, प्लस में जो भी बचा हुआ भाग है उसको पूरा का पूरा लिख के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस होगा, उसके बाद डू लगाना है, यानी आगे पीछे हम कहीं भी लगा नहीं सकते हैं। इसका एक नियम है कि जो जहाँ पर है ग्रामर में उसको उसी तरह उसी फॉर्म में लिखना चाहिए। मान लिया जाए प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, इससे पता चल गया कि प्लीज आ गया, प्लीज आ गया। तो प्लीज के बाद डू लगाना है, तो इसको क्या करेंगे, प्लीज लिखे के बाद डू लिखेंगे, फिर हेल्प लिखेंगे और मी लिखेंगे। यानी प्लीज के बाद मैंने क्या किया, डू का प्रयोग कर दिया। जैसे प्लीज के बाद डू का प्रयोग किया, ये सेंटेंस आपका इम्फेटिक बन के रेडी है। अगला देख सकते हैं, काइंडली पोस्ट द लेटर,
काइंडली पोस्ट द लेटर, तो इसको क्या करना है, काइंडली लिखना है, काइंडली डू पोस्ट द लेटर। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान बारीकी से देना पड़ेगा कि प्लीज और काइंडली जहां भी सेंटेंस में हो इंफेटिक बनाने के लिए, उसके बाद क्या करना है, डू लगा देना है और सेंटेंस को पूरा का पूरा उतार देना है। आपका ये क्या हो जाएगा, इंफेटिक सेंटेंस ऑलरेडी बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला रूल के बारे में ध्यान देंगे कि यदि वाक्य में हैव या तो हैज या तो हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, वर्ब के रूप में हुआ हो, तो इसे इस प्रकार इंफेटिक बनाते हैं। यदि वाक्य में हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग और हैड का प्रयोग, यानी ये हैव का प्रयोग, ये हैज का प्रयोग, ये हैड का प्रयोग हुआ हो, किसके रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में हुआ हो, तो इससे इस प्रकार इंफेटिक बनाते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये जो हैव है ये बनेगा डू प्लस हैव में, हैज है ये बनेगा डज प्लस हैव में, और ये है हैड जो बनेगा डिड प्लस हैव में। यानी इस प्रकार के सेंटेंस को इस नियम से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि हैव का प्रयोग हो तो डू प्लस हैव लगाएंगे, हैज का प्रयोग हो तो डज प्लस हैव लगाएंगे, हैड का प्रयोग हो तो डिड प्लस हैव लगाएंगे। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल्स होगा आप उसको बना सकते हैं। मान लिया जाए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आई लिखेंगे, फिर डू लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, आई डू हैव ए काउ। सी हैज ए बुक, सी हैज ए बुक, इसको बनाएंगे सी डज, फिर इसको हैव ही लिखेंगे, हैज नहीं लिखेंगे, सी डज हैव ए बुक, यानी डज के बाद पुनः हैव का प्रयोग किया। अगला हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यू हैड ए, पुनः डिड लिखेंगे, फिर हैव ही लिखेंगे, हैव, यू डिड हैव ए पेन। तो यहाँ पर डिड लिखने के बाद पुनः मैंने हैव का ही प्रयोग किया, क्योंकि ये नियम है। इस नियम के सहारे, इस सूत्र के सहारे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसका एक छोटा सा रूल है, यदि सेंटेंस इंपरेटिव में दिया गया हो तो उसे इस प्रकार इंफेटिक बनाया जाता है, इंफेटिक बनाया जाता है। तो क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस को, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो इंग्लिश का, हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए आराम से एक छोटा सा रूल फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले डू लिखना है, प्लस में दिया हुआ सेंटेंस
को जोड़ देना है। तो क्या करना है, डू लिखना है और डू लिखने के बाद जो भी दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस में दिया गया है उसको जोड़ देना है। आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, जो बहुत ही इजी फॉर्म में आपको मैं बताने जा रहा हूं। मान लिया जाए हम लोग बोलते हैं कम हियर, तो कम हियर जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डू लिखेंगे और ये जो कम हियर है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो डू कम हियर ये क्या हो जाएगा, आपका इम्फेटिक में चेंज हो जाएगा। दूसरा जैसे हम लोग बोल सकते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ये जो ब्रिंग है इसके पहले क्या करेंगे, हम डू लगाएंगे। डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है, यदि आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में नहीं आती हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी सेंटेंस होगा वो वर्ब से प्रारंभ होगा, तो उसको हम सिंपल में इंपरेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गई होगी कि इंफेटिक सेंटेंस को हम सिंपल से सिंपल वे में बना सकते हैं। और क्या करना है, आपको सबसे पहले यदि V1 का प्रयोग हो तो डू प्लस V1 से बनाना, यदि V5 का प्रयोग हो तो डज प्लस V1 से बनाना, यदि V2 का प्रयोग हो तो डिड प्लस V1 से बनाना। इसके बाद क्या मैंने बताया कि यदि वाक्य में प्लीज और काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो प्लीज और काइंडली के बाद डू लगा देना, सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार दो, इंफेटिक बन के आपका रेडी हो जाएगा। अगला है कि हैव, हैज और हैड का प्रयोग हो तो क्या करना है, हैव के साथ डू प्लस हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का डज प्लस हैव का प्रयोग करेंगे, हैड का डिड प्लस हैव का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल्स होगा आप इस छोटा सा रूल के सहारे आप बना सकते हैं। अगला है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले डू का प्रयोग कर देना है और जो भी सेंटेंस दिया है पूरा का पूरा उतार देना है। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंफेटिक सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो कह सकते हैं फूलों को तोड़े तो मंदिर पहुंचा देंगे, फूलों को तोड़े तो मंदिर पहुंचा देंगे। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो मंदिर घुसने के पहले बेल बजा देंगे। धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। दैट्स सो, थैंक यू।